हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज केमिस्ट्री का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, जो कि मेनली क्लास 12th का है, बट ये हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ओके, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग: when hydrogen atom is surrounded with two high electronegative elements। ओके, अगर जो हाइड्रोजन एटम है वो किन्हीं दो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है, सो हाइड्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो जो हाइड्रोजन है और जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये एक सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी ये कैसे वीक है। ओके, तो चलिए समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ एक और H, ठीक है, हाइड्रोजन का एक के साथ बॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्डिंग कौन सी होनी चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? कोवैलेंट। सपोज करिए B एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और A भी एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेसेसरी कंडीशन ये है कि B के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब वो कितने पेयर हैं ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, 1 हो सकते हैं, 2, 3, कितने भी। ओके, तो इसके जो लोन पेयर है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ओके, तो इस पे पार्शियल निगेटिव होगा और ये भी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो इस पे भी पार्शियल निगेटिव होगा। तो इसका जो लोन पेयर है और हाइड्रोजन एटम के बीच में एक अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, और उसी अट्रैक्शन को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे और इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, चलिए एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। HF एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, HF और HF के बीच में ही हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आप सभी जानते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन होता है। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। ठीक, तो यहाँ पास ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, देखिए इसके साथ तो बॉन्डेड है, इस फ्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। इस फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड नहीं है ये। ठीक है, बट फ्लोरीन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्लोरीन के जो आउटर सेल में है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और ये एक फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। ओके, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस फ्लोरीन के साथ क्या कर लेता है? अट्रैक्शन करके बॉन्डिंग कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेसेसरी कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, so here H is present 2 fluorine atom which is high electronegative atom. ओके, चलिए आगे समझते हैं क्या है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मीन्स होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, इट इज फाउंड इन विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसको अगर आप सिंपली लिखेंगे तो ऐसी होगी। देखिए बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये OH। ठीक है, अगर हम इतने को देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? फिनॉल हो जाएगा। अर्थो पोजीशन पर नाइट्रो है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, मैंने इधर आयंस को बॉन्डिंग के फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझानी है। ठीक है, चलिए मैं आपको रिंग की पोजीशन बता देती हूँ कि बेंजीन रिंग के अंदर किस पोजीशन को क्या बोलते हैं। ओके, पोजीशन ऑन रिंग। देखिए ये एक बेंजीन रिंग है। ठीक है,
हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी हो या फिर बहुत लोगों को ना भी पता हो, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो, IPSO, ठीक है। इसके नीचे वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, इसे डिनोट करते हैं O से, ठीक है। ये पोजीशन होती है मेटा, स्मॉल, और ये पोजीशन होती है पैरा, इसे डिनोट करते हैं P से, ठीक है। ऑर्थो के सामने वाली ऑर्थो हो जाएगी, मेटा के सामने वाली मेटा हो जाएगी। ओके, क्लियर। चलिए, तो इसका नाम है, देखिए जहां पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इप्सो पोजीशन हो गई, इस ग्रुप के नीचे NO2 है, इसलिए इसको ये ऑर्थो पोजीशन हो गई इसकी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। OH को मैंने तोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। NO2 को भी मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके इस तरफ ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और इस तरफ भी ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक और चीज आप समझिए कि जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरमोलिक्यूल के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप खुद समझिए, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है ना, तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अगर हम दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है, बहुत ही इजिली ब्रेक हो जाती है, ठीक है। मैं आपको आगे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसे, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अगर विद इन मॉलिक्यूल है तो उसे विद इन मॉलिक्यूल ही आपको कराना है, उसको दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं कराना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। देखिए ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो है और ये पूरा फिनॉल हो गया ऑर्थोक्लोरोफिनॉल के बीच में। तो ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन भी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, प्लस इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ओके, तो ये इसके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, H बॉन्डिंग। ओके, तो ये तो हो गई आपकी इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। आप इस लेक्चर को ध्यान से समझिए, ठीक है। लेक्चर के लास्ट तक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। ओके, चलिए, और आप अच्छी सी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। क्या होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, टू और मोर। ओके, इट इज फाउंड बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जब होगी तब हम इसे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ओके, इसके एग्जांपल देखते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल हमने अभी इंट्रामोलिक्यूलर में देखा था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मैंने आपको पोजीशन बताई अभी, ठीक है। पैरा पोजीशन कौन सी होती है बेटा, ये वाली होती है पैरा पोजीशन। ओके, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन होती है। देखिए इस रिंग के पैरा में नाइट्रो है, ठीक है, ये पूरा फिनॉल है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, इसकी मैंने सेम स्ट्रक्चर बनाई हुई है, दोनों सेम ही चीजें। देखिए यहाँ पे OH ग्रुप है और पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक। कैसे हो जाएगी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए ये नाइट्रोजन है, ठीक है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ओके, और यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ये हाइड्रोजन किन दो के बीच में आ गया, दोनों ऑक्सीजन के बीच में आ गया, ऑक्सीजन एटम के बीच में, तो यहाँ हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, चलिए उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। H2O मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए दो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कितने के बीच में आ गया, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो यहाँ हो जाएगी इस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देखिए इस हाइड्रोजन के लिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के बीच में आ गया है, इसके और इसके। और ऑक्सीजन क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस पोजीशन पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है और इस पोजीशन पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ओके, चलिए और समझते हैं इसके बारे में।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस। ओके, आप सभी जानते हैं कि आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर टू आइस में। ओके, मैं एक चीज़ आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे को आंसर जरूर करें, ठीक है। अगर देखिए डेंसिटी के बारे में आप सब जानते होंगे, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अगर मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और मास अगर उतना ही रखेंगे और वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। आप सभी जानते हैं जो डेंसिटी होती है, ठीक है, जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड की, ओके, देन लिक्विड और इसके बाद आता है गैस। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी हो किसकी होती है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, ठीक है। डेंसिटी हो सकता है आपको अभी समझ ना आ रही हो, डेंसिटी का मीनिंग ये होता है कि वो कितना कॉम्पैक्ट है, ठीक है, कितना घना है वो, और कैसे उसके जो मॉलिक्यूल है वो अरेंज है। अगर मॉलिक्यूल बहुत पास पास में अरेंज है तो हम कहेंगे कि वो डेंस है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी हाई है। और अगर किसी भी जो आपके पास सॉलिड, लिक्विड या गैस है उसके मॉलिक्यूल अगर दूर दूर हैं तो हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी कम है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि एक आयरन नेल है आपके पास, लोहे की एक कील है, ठीक है, उसको आप देखिए और आपके पास एक कॉटन का एक थोड़ा सा आपके पास कॉटन है, तो आप ये समझिए कि जो आयरन नेल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर आपके पास जो कॉटन जो रुई रखे हैं आप उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो आयरन नेल है वो हैवी है, उसका मास ज़्यादा है, ओके, हमने अभी बताया ना, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो हमने देखा कि जो रुई है, कॉटन है, उसका तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वो दिख ज़्यादा रही है, लेकिन उसका मास क्या है, वजन क्या है उसका, कम है, इसलिए उसकी जो डेंसिटी है रुई की वो कम है। और जो आयरन नेल दिख छोटी रही है लेकिन उसका जो मास है, उसका जो वजन है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। वो कॉम्पैक्ट है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत पास पास में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या समझा रहे थे, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए मैं इसकी स्ट्रक्चर बता दूं आपको, फिर मैं बताती हूँ कि डेंसिटी वाटर और आइस में से किसकी ज़्यादा होती है और क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जो ये सभी के साथ फॉलो होते हैं वो आइस और वाटर के केस में नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस, आइस में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप H2O मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए HHO, HHO, HHO और HHO, ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन 1 और 2 ऑक्सीजन के साथ सराउंडेड है, ठीक है। हमने यही पढ़ा है ना बेटा कि अगर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पास ऑक्सीजन भी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम केस इधर भी है, OHO, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम केस यहाँ से देखिए आप, OHO, यहाँ पे भी हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, H बॉन्डिंग। ओके, आप इस स्ट्रक्चर को और भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपको 4-4 के पेयर में लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका है, आप इधर भी एक लिख सकते हैं OHH, ठीक है, एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं OHH, ओके। फिर आप बढ़ा सकते हैं इसको, जैसे ये जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एक ही लाइन में है तो ये हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो जाएगी OHO, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आप इस स्ट्रक्चर को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है ना कि केवल 8 मॉलिक्यूल को मिला के ही आइस बन रही है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, तब फिर वाटर या आइस उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए है, आप इसको जितना चाहें उतना बढ़ा के आप इसको बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए हम क्या समझा रहे थे कि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी वो वाटर की आइस के कंपेरिजन में
कंपेयर में ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए ये अपोजिट हो गया। हमने अभी तक क्या सीखा है कि जो सॉलिड है, देखिए सॉलिड होती है ना आइस, आइस सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड की और देन गैस की। ठीक है, बट जो आइस है और वाटर है उसके केस में अपोजिट हो जाता है। वाटर की डेंसिटी होती है जो आइस की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लें, फिर हम कंपेयर करते हैं दोनों को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, वाटर के अंदर देखिए वाटर मॉलिक्यूल को आप ऐसे अरेंज कीजिए। ठीक है, क्या होता है OHO, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, OHO, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आइस है उसकी डेंसिटी कम है और वाटर की ज़्यादा। 2 वाटर मॉलिक्यूल के अरेंज होने से क्या बनता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। लेकिन जब वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट होता है तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के साथ होता है। देखिए 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं, उसके बाद उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। लेकिन जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। मींस इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पास में होती है और यहाँ पे जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप सभी ने देखा होगा, कभी भी आइस क्यूब को तोड़ा होगा आपने तो उसके बीच में आपको बहुत सारे एयर गैप्स दिखाई देते हैं, बहुत सारा ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है। ओके, वो सब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान बना हुआ गैप होता है। ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस। ओके, ये ब्लैंक स्पेस है जहां पर क्या फिल हो जाती है, एयर फिल हो जाती है। ओके, चलिए क्या होता है बेटा, जब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जब आइस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बहुत सारा गैप हो जाता है और उस गैप के अंदर एयर फिल हो जाती है। ठीक है, एयर फिल होने के कारण जो आइस है उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मास कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो इसका वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए आप कभी भी पानी से भरी हुई ग्लास के ऊपर आइस क्यूब्स डालते हैं तो वो तैरते रहते हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो डूब जाता है, वो तैरता कभी भी नहीं है। आप किसी छोटी सी भी आयरन नेल को पानी के ग्लास के ऊपर डालेंगे तो वो तुरंत ही अंदर चली जाएगी और डूब जाएगी। बट हम बड़े से आइस क्यूब को भी किसी वाटर की ग्लास में डालते हैं तो वो उसके ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, कभी भी अंदर सिंक नहीं होता है। ओके, क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा ना, कभी कभी हम किसी बॉटल को फुल करके फ्रीजर के अंदर डाल दें, ठीक है, तो दूसरे दिन क्या होता है, क्योंकि आइस बढ़ जाता है, वाटर से जब आइस में कन्वर्ट होता है तो बॉटल कभी कभी क्या करती है, बॉटल का शेप ही चेंज कर देता है आइस। आप सब ने अपने घर में देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। आप किसी भी बॉटल को लेकर के उसको पूरा फिल कर दीजिएगा, ठीक है, और उसको एयर टाइट ढक्कन लगा करके आप फ्रीजर के अंदर डाल दीजिए। दूसरे दिन आपको बॉटल का जो शेप है वो चेंज मिलेगा, क्योंकि जब वाटर से आइस में कन्वर्जन हुआ है तब क्या हुआ है, फैल गया है, स्पेस बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है आइस का। और जब बॉटल के अंदर स्पेस कम है तो आइस ने क्या किया, उस बॉटल को फैला दिया है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सबसे पहला है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मेनली है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ही खेल है। ओके, जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में। अगर लो इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है कंपेयर करने के लिए, ठीक है, जो कि 12th वगैरह में मेनली आ ही जाते हैं। ठीक है, सपोज करिए 3 मॉलिक्यूल हैं आपके पास, HF, H2O और NH3। ठीक है, आपको इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर करनी है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती है बेटा,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की। देखिए, और उसी के हिसाब से ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होगा, फिर H2O के अंदर होगा और उसके बाद NH3 अमोनिया के अंदर होगा। ठीक है, और क्या प्रभावित करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। ठीक है, अब देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्डिंग होती है, और जैसे ही हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो बॉन्ड क्या होंगे? टूट जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, कभी भी जब हम आइस को बाहर निकाल के रखते हैं, आइस तुरंत मेल्ट हो जाता है ना। एक भी मिनट लगाए हुए आइस क्यूब्स की ट्रे को आप निकालिए, पानी के अंदर डालिए, सारी की सारी क्यूब्स ट्रे से बाहर आ जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं, ब्रेक हो गए हैं। ओके, चलिए OH ग्रुप, जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि OH ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल के अंदर एक ही OH ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल के अंदर 2 OH ग्रुप हैं। उसके बाद जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के अंदर ग्लिसरॉल के अंदर 3 OH ग्रुप हैं। तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल के बाद ग्लाइकॉल में, और सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी मीथेनॉल के अंदर। ठीक है, लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक पर आपको पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए तो मुझे ज़रूर सेंड करें। थैंक यू।